डियर स्टूडेंट्स, मैं एमपी नारायण, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, आज इंडस स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। और आपने पहले भी इसके पहले सेल मेम्ब्रेन और सेल्स वॉल के बारे में जाना है। तो आज हम लोग जो है उसी टॉपिक के तहत आज हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे। ये बहुत ही रीसेंट टॉपिक है ना, और इसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यूकैरियोटिक सेल्स में जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे जिनका फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन वाले हैं। इसलिए हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ के जो सेल ऑर्गेनेल अभी पढ़ने जानते हैं, आर ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये जो चार सेल ऑर्गेनेल हैं, ये चारों के चारों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ही आते हैं। जैसे सबसे पहला जो है, आप लोग सबने नाम सुना होगा इसका, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग ईआर भी बोल देते हैं शॉर्ट में, है ना। तो ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में चार चीजें आएंगी, है ना। दूसरा हो गया हमारा गोल्जाई एपरेटस, ठीक है। तीसरा हो गया लाइसोसोम्स, lysosomes, and fourth and last is vacuole। ये चारों जो आप देख रहे हैं सेल ऑर्गेनेल हैं चारों, लेकिन चारों के फंक्शंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं। पूछेंगे लोग कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इनको खाली पढ़ा है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल थे जिनको नहीं पढ़ा है, तो वो भी हैं, लेकिन वो उनका फंक्शन ही के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है। अभी आप देखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जाई एपरेटस के साथ क्या क्या फंक्शन जुड़ा हुआ है, गोल्जाई एपरेटस से लाइसोसोम का क्या जुड़ा हुआ है, लाइसोसोम और वैक्यूल में क्या है, तो सब एक दूसरे से आपको लगेगा इंटरविवन, आपको लगेगा इनका रोल, इनका फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड है। इसीलिए हम लोग इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के तहत पढ़ते हैं, है ना। अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इंडोप्लाज्मिक अब देखिए यहां पर आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है। ध्यान देके देखिए, इसका ये ऑर्गेनेल है, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर कैसे आता है, देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला तो आप देखिएगा न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ, ये जो न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर वॉल हुआ, उसके बाद देखिए उसके साथ ईआर जो है हमारा, ईआर क्या है, जुड़ा हुआ है इसके साथ, है ना। ये देखिए आप देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आप देख रहे हैं, वेसिकल्स आपको नजर आ रही हैं, है ना। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और नेट लाइक, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेट लाइक, है ना। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यदि हम लोग ऐसे समझना चाहें तो ईआर में देखेंगे इंडोप्लाज्मिक क्या होता है, ये हो गया हमारा, ये इंडो हो गया, रेटिकुलम हो गया, है ना। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक में क्या हुआ, इसको इंडोप्लाज्म आया था, नेटवर्क हो गया। ये कहां से आया, ये शब्द कहां से आया, ये आया इंडोप्लाज्म, ये क्या हुआ, नेटवर्क हो गया। जाली नुमा स्ट्रक्चर बनी हुई है इस सेल ऑर्गेनेल में, इसको मिला के हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये फाइन नेटवर्क इन इंडोप्लाज्म, कहां पर है ये, इट इज ए फाइन नेटवर्क इन एंडोप्लाज्म,
ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के भीतर इनर पार्ट में जो है दैट इज इंडोप्लाज्म, तो वहां पर आपका फाइन नेटवर्क आप देख रहे हैं, है ना। अब ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो आपको ल्यूमेंस नजर आ रहा है ना, एक तो ल्यूमेन नजर आ रहा है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पोर है अलग अलग, आप जानते हैं न्यूक्लियस का न्यूक्लियस पोर छोटी छोटी दूरी पर बना हुआ है न्यूक्लियर पोर। अब उसके ऊपर ये लगा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको ये जो नजर आ रहा है बीच में, है ना, तो वो आपका ल्यूमेंस हो गया, है ना, ल्यूमेन हो गया अंदर में ऐसे से बना हुआ है। ये जो सिस्टर्नी इसका है, लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक अनब्रांच ट्यूब्यूल्स है, देखिए जैसे एक ट्यूब्यूल, दो ट्यूब्यूल, तीन ट्यूब्यूल देख रहे हैं, ये ट्यूब्यूल है। और इस ट्यूब्यूल के ऊपर में क्या है, इसके ऊपर देखिएगा, इसके अंदर में जो हुआ लूमिनल हो गया इनसाइड ईआर, और जो इसके बाहर है वो एक्स्ट्रा लूमिनल कहेंगे, तो लूमिनल है ना। तो इसमें जो है बेसिकली जो है क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने देखा था उसी तरह से ये भी फ्लूइड मोजाइक लाइक यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट्स लाइक ए फ्लूइड मोजाइक, इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है यहाँ पर, जो हम लोग पढ़े थे अभी सेल में, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़े थे ना हम लोग, वही चीज है यहाँ भी, फ्लूइड मोजाइक, है ना। ये हो गया, ये शेप किसका हुआ, ये हो गया इसका मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका जो इसके बाहरी सतह जो है फ्लूइड मोजाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें रहता है। जैसे हम लोगों ने और पढ़ा था सेल के बारे में, सेल वॉल जब पढ़ रहे थे जान रहे थे, है ना। और क्या है, इस 3 फॉर्म में होता है ये, इट इज इन फॉर्म, इसका क्या क्या होगा, फॉर्म इसका 3 होगा, है ना। अब देखिए क्या क्या फॉर्म होता है इसमें, ये देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। पहला जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको बताया हमने, ऐसे ऐसे जो डिस्क के आकार का लॉन्ग फ्लैटेंड सैक बैग के लाइक है, ट्यूब्यूल बना हुआ है ना। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग, ये हो गया सिस्टर्नी बोलते हैं इसको, ये एक सिस्टर्नी हो गई इसमें जो आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। और दूसरा हो गया वेसिकल है, इसमें बाहर देखिएगा, बाहर की तरफ गोल 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 सा निकला हुआ है ना, ये वेसिकल है, ठीक है। और तीसरे फॉर्म इसका और किस रूप में रह सकता है, ट्यूब्यूल्स के रूप में भी है। ये 3 चीजें इसमें आपको देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आप देख रहे हैं बड़ा सा स्ट्रक्चर, उसमें 3 चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है कि नहीं। अब जो पहली वाली चीज हुई वो आप देख रहे हैं क्या इसमें, वो क्या हो गया, एक हो गया लुमिनल, एक एक्स्ट्रा लुमिनल बता दिया, है ना। ये हो गया आपको, ये एक हो गया यहाँ पर लुमिनल पार्ट हुआ इसका नेटवर्क में, एक हो गया लुमिनल इनसाइड द ल्यूमेन, दैट इज लुमिनल, और एक क्या हो गया एक्स्ट्रा लुमिनल, मतलब लुमेन के बाहर वाला, एक्स्ट्रा लुमिनल, ठीक है। अब देखिए सिस्टर्नी जो आप देख रहे हैं इसमें ऐसे से जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बैग की तरह से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें आप देखिए कहीं कहीं पर दानेदार सटा हुआ है, कहीं पर दाना नहीं भी सटा हुआ है। तो जो दाना आप देख रहे हैं वो क्या है, दैट इज राइबोसोम। तो ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सिस्टर्नी के ऊपर में आपको डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, वो रफ हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं रफ ईआर, RER बोलते हैं इसको। और जहां पर नहीं राइबोसोम लगा रहेगा, दैट इज वेरी स्मूथ, दैट सैक इज वेरी स्मूथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ ईआर। तो उस हिसाब से देखें तो ये ईआर जो है ये 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां राइबोसोम नहीं लगा हुआ है, और एक हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर राइबोसोम लगा हुआ है ना। अब सिस्टर्नी के बारे में यदि हम लोग पूछे कि व्हाट इज सिस्टर्नी, इट इज ए लॉन्ग, है ना, सॉफ्ट सिस्टर्नी जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर चित्र में, ठीक है ना, इट इज लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक, फ्लैटेंड एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना। इसका रफली डायमीटर जो है, इसका डायमीटर जो है समझ लीजिए 40 से 50 माइक्रोम्यू होता है इसका डायमीटर, है ना, माइक्रोम्यू इसका डायमीटर होता है। और जो है ये जो है ज्यादातर क्या होता है, किसमें होता है, रफ वाले में ही पाया जाता है, RER में। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसमें आपको ये नजर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ सिस्टर्नी का। अब वेसिकल कैसा होता है, गोल गोल सा, देखिए उसके बाहर आपको साइटोप्लाज्मिक एरिया में, एक्स्ट्रा लुमिनल एरिया में आपको नजर आ रहा है इस तरह का वेसिकल। ये क्या है यहाँ पर, ये ओवल है, गोल है, एंड
मेम्ब्रेन इसमें भी है, उसमें भी था, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड है ये स्ट्रक्चर। और क्या है भाई इसमें, और ये जो है साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड रहता है, ऑफेन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग साइटोप्लाज्म में गोल 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 इसमें स्ट्रक्चर नजर आएगा, आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म। अब सिस्टर्नी देखिए 40 to 50 मैक्रोम्यू की थी, जब इसका जो है इसका अलग अलग देखेंगे 25 मैक्रोम्यू से शुरू कीजिए, इसको बढ़ते चला जाएगा, बहुत जगह बड़ा बड़ा भी रहता है, इसका गोल गोल सैक नजर आएगा, तो वहां पर इस तरह के भी साइज में मिल सकता है ये, ठीक है ना। ये वेसिकल्स जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ पाता है, फाउंड एबंडेंट, ये जो है आरईआर में एबंडेंट रहता है, एबंडेंट माने ज्यादा संख्या में रहता है, एबंडेंट। जबकि ये वाला जो है आपको एसईआर में, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहां पर एबंडेंट रहता है, ज्यादा संख्या में पाया जाता है इसमें, ठीक है। अब ये क्या है, अब ट्यूब्यूल्स भी रहता है इसमें। ये ट्यूब्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, देखिए इस ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ पर चित्र में नहीं नजर आ रहा है ट्यूब्यूल, तो इसके बैक में ट्यूब 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 ऐसा बना हुआ, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जो है नेटवर्क टाइप ऑफ ट्यूब्यूल्स रहता है। ये पूरे को स्ट्रक्चर देता है, सपोर्ट देता है सेल को। अभी हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स है फॉर्मिंग रेटिकुलर सिस्टम, ये ब्रांच्ड है और क्या है, फॉर्म्स रेटिकुलर मतलब नेट लाइक, फॉर्म्स रेटिकुलर स्ट्रक्चर। इस ऑर्गेनेल को और पूरे सेल के बॉडी को सपोर्ट करना इसका काम है। ये सिस्टर्नी और वेसिकल के साथ ट्यूब्यूल्स लगा हुआ रहता है ना। अब क्या होता है इसमें, ये जो कैविटी ऑफ ईआर है इज डेवलप्ड एंड एक्ट्स एज ए पैसेज फॉर द सेक्रेटरी। अब जो कैविटी बीच में जो गोल ल्यूमेन जिसकी बात बोले, अब ल्यूमेन में ही जो हमारा सेक्रेशन जो होता है उसी के थ्रू पास ऑन होता है ल्यूमेन में। तो ये जो लुमिनल वाला जो पार्ट है, ये जो लुमिनल है, वहां पर क्या होता है, सेक्रीशंस अंदर में जो तैयार बनते हैं वो उसके थ्रू ही निकलते हैं। तो ये काम हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर मेजर स्ट्रक्चर इसका है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका टाइप्स क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने टाइप्स के बारे में बात कर ली है, फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लिया। टाइप्स मैंने बताया आपको कि ईआर कितने तरह का हो सकता है, 3 तरह का, है ना। एक तो ए ग्रैनुलर हुआ, जिस पर कि ग्रेन्यूल्स ऊपर जो ना, ए ग्रैनुलर, इसमें दाना 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 जो आप देख रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में वो लगा हुआ नहीं है ना। ये किसमें हुआ, ए ग्रैनुलर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर हो गया। दूसरा क्या हुआ, ग्रैनुलर हो गया, ग्रैनुलर। इसमें क्या हुआ, जिसमें कि राइबोसोम्स के सटे हुए हैं, राइबोसोम अलग 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 डॉट डॉट डॉटेड स्ट्रक्चर राइबोसोम के सटे हुए हैं। और रेयर है, किसी किसी में एनुलेटेड लैमेली भी पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनुलेटेड। लेकिन जानना चाहिए आपको, इसलिए मैंने इसमें बता दिया आपको, एनुलेटेड लैमेली इस तरह का भी स्ट्रक्चर रहता है इसका, है ना। एनुलेटेड लैमेली बहुत रेयर स्ट्रक्चर है जो कि कभी कभी किसी किसी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, जब एसईआर हो गया इसमें, तो इसमें क्या होगा, बेसिक रोल इसका क्या होगा, जिसमें कि स्मूथ ईआर है तो इसका रोल क्या होगा, इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स इसका मेन काम होगा। यहाँ पर मेन काम क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। एक पॉइंट याद रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आर में क्या होगा, ये किस में मदद करेगा, इट विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें राइबोसोम लगा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो वहां पर जो प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वहां के लिए प्रोटीन सिंथेसिस वहां वाला जो है जिसके साथ लगा वहां पर ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है ना। और क्या है, ये जो है जो ये हो गया, है ना। इसमें जो एक्टिव हुआ आरईआर फाउंड एबंडेंटली इन दोज सेल्स व्हिच आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। जहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहां पर ये आरईआर पाया जाएगा, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होना है वहां पर वो एसईआर पाया जाएगा। आयनिटेड लैमेला क्या हुआ, इट इज like pore of nuclear membrane, it's like pore nuclear membrane में तुरंत मैंने बताया, like pore of nuclear membrane।
जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके बाद ये यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के ज़्यादा छेद बना हुआ है। उसी तरह का इसका भी स्ट्रक्चर कहीं कहीं पे होता है, इस तरह का भी है ना, ये आपको मिलता है। एंडोप्लाज्म है नो पोर्स और ओनली बट इन सर्टेन केसेस जो है इट हैज बीन रिपोर्टेड, ठीक है ना। इसी तरह से 3 तरह का आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस क्या है इसका। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि ईआर का फंक्शन सेल में है क्या, एग्जैक्ट फंक्शन। ऐसे तो हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, फंक्शंस ऑफ ईआर है ना, सेल में जो है इसका क्या फंक्शन होता है। अब फंक्शन को हम लोग 3 तरह से स्टडी करेंगे। पहला वो फंक्शन जो कॉमन है, जो एसईआर में भी होता है और आरईआर में भी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले हम लोग कॉमन फंक्शन की बात करते हैं ना। फर्स्ट इज योर कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन ऑफ ईआर, ठीक है। क्लियर है आप लोग, ये फंक्शन कॉमन है, ये आरईआर में भी होगा और एसईआर में भी होता है ये फंक्शन। अब पहला इसका फंक्शन क्या है, स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू द सेल, क्योंकि इसमें ट्यूब्यूल्स मैंने भी बताया, तो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स स्केलेटल फ्रेमवर्क। नहीं तो क्या होगा, सेल कोलैप्स कर जाएगा ना, इसलिए स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स जो इसमें रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसका जो मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसके जो वॉल है, जैसे बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल क्या होगा इसमें, बोथ एक्टिव और पैसिव। आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, एक्टिव भी हो सकता है या पैसिव भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जो भी हो। पैसिव में हमें एनर्जी की जरूरत, एक्टिव में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पैसिव में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी काम है इसका, कॉमन फंक्शन ऑफ ईआर है। और क्या है इसमें, ये जो है कंटेन्स मेनी काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, कंटेन्स मेनी काइंड्स ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम जो आ गए तो वो बहुत सारे सिंथेटिक एक्टिविटी में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, ये जो एंजाइम्स के अंदर में है ये सिंथेटिक एक्टिविटी में मदद करते हैं। बहुत तरह का सिंथेसिस अभी पढ़ा आपने, सिंथेसिस मतलब बनना, जैसे लिपिड का बनना, जैसे प्रोटीन का बनना, है ना। तो ये यहाँ क्या हुआ, ये सिंथेटिक एक्टिविटी में मदद करते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोग, ठीक है। मेनी काइंड्स ऑफ एंजाइम्स हो गए, ठीक है। अब जो है इसमें आपको ये जो और क्या करता है ये, अब मेन जो इसका काम है, इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर में ही इंट्रासेल्युलर, है ना। और क्या है ये, सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। इस पर लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे अभी। सर्कुलेटरी है ना, ये हो गया आपको, और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है अभी बताते हैं आपको। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, इस पर आपके कई क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट यूजी में भी और सीबीएसई में भी, है ना। और क्या करता है ये, जब आप न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान जब न्यूक्लियर सेल अलग बनने लगता है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने में मदद करता है। यह न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप बनाने में हेल्प्स इन फॉर्मिंग न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप। कब, जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है ना। और क्या है, ये जो है इट इज एसोसिएटेड विद मसल कंट्रैक्शन एंड रिलीज ऑफ कैटायंस। ये भी जो है ये एनिमल्स में जो है क्या करता है, हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन, ये भी इसका एक रोल है। एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये इसका एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल है ये कैल्शियम आयंस का काम, ये जो है सो कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग देखे कॉमन फंक्शन, ये कॉमन फंक्शन ऑफ
ER हो गए, जो स्मूथ वाले में भी होगा और रफ वाले में भी होगा। ठीक है, अब हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि SCR का क्या फंक्शन है और RER का क्या फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड क्या फंक्शन देख रहे हैं। अभी तक हमने कॉमन फंक्शन देखा, अब हम लोग देखेंगे अलग अलग स्मूथ का क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR का फंक्शन क्या है ना। तो इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन फर्स्ट फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ मेटा एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड, है ना। इसमें क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका इन सिंथेसिस, बनना। इस पर कई क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। अभी आपको क्वेश्चंस भी कराते हैं, देखिएगा कितना क्वेश्चन इस पर आया हुआ है ना। लिपिड है और साथ साथ लिपोप्रोटीन का भी जो है, लिपोप्रोटीन, इसके सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा क्या इसका फंक्शन है ना, एक शब्द है, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस जब भी बोलेंगे क्या होता है, टूटने को लिसिस बोला जाता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या करता है, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो ग्लाइकोजेन है उसका ब्रेकडाउन इसलिए लिसिस बोला गया, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन। बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है ना, तो उसको उसके ब्रेकडाउन में ये मदद करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस में इसका हेल्प करता है, हेल्प्स इन, ठीक है। तीसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट मदद है, ये रोल है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, आपके शरीर के अंदर कुछ गंदगी आ गई, लीवर पर बहुत सारा लोड पड़ गया है ना, जितना वेस्ट मटेरियल आ गया, इस तरह की जो चीजें होती हैं, दवा आपने खा ली, ड्रग्स खा लिया, उसके कारण बॉडी पूरा का पूरा लीवर आपका डैमेज हो रहा है ना, उस में ये बहुत बड़ा हेल्प करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई, हेल्प इन डिटॉक्सिफाइज, क्या चीज करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिस तरह की चीजें जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट को करता है, इसलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन में वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत बड़ा इसका रोल है। अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ RER, जो हमारा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उसका क्या फंक्शन है सेल के अंदर में, बॉडी के अंदर में, ठीक है ना। इसका मेजर फंक्शन तो आप जान रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेजर फंक्शन, चूंकि राइबोसोम इनके पास है ना, मेजर फंक्शन इसका क्या हुआ, क्या करता है ये, मेजर फंक्शन इज RER इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसको तो याद रखना ही है हमें। देखिए वहां पर क्या था, यहाँ लिपिड और लिपोप्रोटीन बन रहा था, अब यहाँ पर ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में मदद करता है, ये जो है आपका RER जो है, ठीक है ना, मेजर फंक्शन इसका हो गया। दूसरा क्या हुआ, जो बहुत सारा सेक्रीशन जो है प्रोटीन, अब जो प्रोटीन है उसको क्या कर रहा है, अभी सेक्रीशन पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे। प्रोटीन का जो सेक्रीशन हुआ, प्रोटीन डेस्टाइन्ड, माने जिसका भविष्य बना हुआ क्या हुआ, फॉर सेक्रीशन, जिस प्रोटीन को सेक्रीट होना है, प्रोटीन अपने है ना, सेक्रीशन, जिस प्रोटीन को सेक्रीट होना है, ल्यूमेन के थ्रू निकलना है, फिर वो गोल्जाई में जाएगा, गोल्जाई से फिर लाइसोसोम में चला जाएगा, तो उसमें क्या करता है ये, उसका जो है इस सेक्रीशन का क्या करता है, ये जो है ना सिंथेसिस सेलर में सिंथेसाइज ऑन RER, ये पूरा का पूरा जो है ये सेक्रेशन का प्रोसीड्योर जो है ना, फ्रॉम सेल प्रोटीन टू बी यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। तो ये जो काम है यहाँ पर, प्रोटीन डेस्टाइन्ड फॉर सेक्रीशन इस थ्रू क्या होता है, जो प्रोटीन बना है ना, इस थ्रू क्या होगा, थ्रू ER होगा, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होगा, आगे फिर जाएगा, आगे ये फिर कहाँ चला जाएगा, आगे चल जाएगा गोल्जाई बॉडी में। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, इसके बाद फिर ये गोल्जाई बॉडी में शिफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद फिर
आप देखेंगे लाइसोसोम्स में भी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन का, जो कि जिसको सेक्रीशन होना है उसके लिए, ठीक है ना। और क्या है, जबकि क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो है वो क्या होगा, वो फ्री राइबोसोम्स में बनता है। ये राइबोसोम यहाँ पे बना प्रोटीन, एक साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारा राइबोसोम बिखरा हुआ है, तो वो अलग जो है वहां पे बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है इट इज अपार्ट फ्रॉम योर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। तो बेसिकली इसके जो है दो स्पेसिफिक जो आपके हो गए कार्ड जो है, उसको याद रखना है हम लोगों को, फंक्शन ऑफ एसईआर एंड फंक्शन ऑफ आरईआर, ठीक है। अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है उसका क्या नाम है, गोल्जाई एपरेटस। अब हम इसके बारे में जानेंगे, गोल्जाई एपरेटस। अब देखिए यहां पर आपको गोल्जाई एपरेटस नजर आ रहा है, देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये उससे मिलता जो है, कैन्युलर है। ये भी आपको लगेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा ही है, लेकिन है नहीं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बिल्कुल सटा हुआ वहीं पर रहता है, ये भी उसके साथ ही लगभग सटा हुआ रहता है। न्यूक्लियस के बगल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बगल में गोल्जाई एपरेटस लगा हुआ रहता है। ये एक अलग ऑर्गेनेल है। इसकी खोज जो है इन्होंने एक जो है कैमिलो गोल्जाई ने 1898 में किया था इसकी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जाई, इसलिए इन्हीं के नाम पर रख दिया गया इस बॉडी का नाम गोल्जाई, है ना। ये जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जाई इन 1898, ठीक है। इस लाइक ईआर, इसे कैनुलर स्ट्रक्चर विद सैप्स, क्या ये जैसे वैसे था, इट इज वेरी वेरी मच लाइक इंडोप्लाज्मिक, लाइक ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के तरह क्या है, जैसे उसमें अलग अलग बना हुआ था, तो इसको बोलते हैं कैनुलर स्ट्रक्चर। वहां भी याद कीजिए, अभी था कैनुलर स्ट्रक्चर। वहां भी सैक बने हुए थे, कैनल्स बने हुए थे। यहां देखिए ये जो है, यहाँ आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स दो तरह का देखिए, इसमें अलग अलग सैक्स नजर आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया। अंतर क्या हुआ, ये भी कैनुलर है, लाइक ईआर ये भी कैनुलर है, बट क्या है, अनलाइक ईआर इट हैज पैरेलली अरेंज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, बट यहां पर क्या है, यहां पर पैरेलली अरेंज, पैरेलली अरेंज्ड है। क्या चीज है इसमें, एक साथ देखिए, यहाँ इतना पैरेलली अरेंज वहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं था। देखिए ये है उसके पैरेलल, ये सैक है, उसके ये सैक है, इसलिए सेल्स सैक सब जो क्या है, पैरेलल हैं, है ना। तो पैरेलली अरेंज्ड है ये, कौन से आपके, ये जो है अरेंज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये फ्लैटेंड है ना, और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड था, ये मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, जैसे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बाउंड हो गया ये, है ना। और क्या हुआ, वेसिकल्स हुआ, वेसिकुलर फॉर्म में है, वेसिकल्स है। यही होता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस तरह का है ना। लेकिन और क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं रेड से लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दे लैक राइबोसोम। यहां पर राइबोसोम नहीं रहता है, इसको एकदम याद रखिएगा, इसके साथ राइबोसोम नहीं रहता है, दे लैक राइबोसोम। जो गोल्जाई एपरेटस है, इसके साथ राइबोसोम सटा हुआ नहीं रहता है। अब अपनी भाषा में साइंटिस्ट ने इसका नाम एपेरेटो रेटिकुलरी भी हुआ है। इसका नाम क्या हुआ, नेम, इसका नया नाम दिया इन्होंने, वो जो साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया, उन्होंने क्या कहा इसको, एपेरेटो। एक बार सीबीएसई में आपसे पूछे हुआ है इसके बारे में, एपेरेटो, इसका नाम उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कर दिया एपेरेटो रेटिकुलरी। चूंकि रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए देखिए इसका नाम उन्होंने कर दिया रेटिकुलरी। ये नाम रखा उन्होंने, बड़ा टिपिकल नाम है। गोल्जाई एपरेटस का नाम साइंटिस्ट महोदय ने क्या रख दिया इसका नाम, इन्होंने जो रख दिया इस तरह का नाम इसका, एपेरो, क्या बोले इसको, एपेरेटो एपेरेटो
रेटिकुलरी, पेराटो रेटिकुलरी कहा उन्होंने इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब गोल्जाई रेप्टस में जो है इसको क्या है, इसमें ये इसको और भी इसका नाम है, इसको गोल्जाई बॉडी भी बोलते हैं। इसका और क्या नाम है, इसको चाहे गोल्जी वर्टिब्रेट्स में गोल्जाई बॉडी, और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, गोल्जाई एप्टेरस बोले, गोल्जाई बॉडी बोले, इवन बहुत सारे लोग इसको यहाँ देखिएगा डिक्टियोजोम्स भी बोला जाता है, डिक्टियोजोम्स, ये भी इसका नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा इस तरह के नाम से। ये हो गया डिक्टियोजोम भी इसको बोला जाता है, गोल्जाई एप्टेरस को, है ना। अब देखिए गोल्जाई एप्टेरस में इसका स्ट्रक्चर है कैसे, इसको देखिए अभी आप स्ट्रक्चर को फिर से हम लोग डिटेल में देखें जरा। तो स्टूडेंट्स ये गोल्जाई एप्टेरस जो है ये कंसिस्ट ऑफ, अभी आप चित्र में भी देख रहे हैं यहाँ पर, कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीज के साथ बना होता है भाई ये। सबसे पहले तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज सिस्टर्नी, है ना। ये देखिए इसको जो है सिस्टर्नी हो गया, शॉर्ट में इसको सिस भी बोल देते हैं, है ना, सिस्टर्नी या फिर सिस बोल देते हैं इसको लोग, है ना। अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। ये जो आपका है सिस्कर्नी, सैक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, ये बाहर में देखिए इसके जो वेसिकल नजर आ रहे हैं राउंड कलर के, ओवल कलर के, उधर ओवल जैसे, दैट इज द वेसिकल हो गया। और एक हो गया ट्यूब्यूल हो गया इसका, और वही ट्यूब्यूल जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, नेटवर्क बनाया हुआ था, है ना। तो ट्यूब्यूल्स भी हो गया इसमें। इस तरह की चीजें जो हैं ये मिल करके बनती हैं सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सिस्टर्नी। अब इसमें सिस्टर्नी का देखिए स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, ये जो बाहर के फेस में जो इधर वाला जो आपको नजर आ रहा है उसको बोलते हैं सिस सिस्टर्नी, और लास्ट वाला जो देख रहे हैं उसको ट्रांस बोला जाता है, सिस एंड ट्रांस, ठीक है ना। दो एंड हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये डिश शेप कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल फ्लैटेंड प्लेट, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है भाई, तो डिस्क के आकार का, दोनों उसे ही लगाया जाएगा, डिश शेप्ड एंड फ्लैटेंड है, ठीक है। ये देखिए डिस्क नजर आ रहा है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके कई डिस्क नजर आ रहे हैं इसमें गोल्जाई एपरेटस में, ठीक है ना। ये प्लेट की तरह से हो गए, है ना, कंपार्टमेंट हो गए, है ना, एंड स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। अभी पहले भी हमने बताया फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, और स्टैक कैसे एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ है, ये स्टैक्ड है पैरेलली, पैरेलल स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के समानांतर लगा हुआ, देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। और क्या है इसमें, दो एंड हो गया, है ना, फेसेस दो हो गया, जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, दो फेस आपको लग रहा है, देखिए नीचे वाला जो फेस है और एक बाहर वाला फेस है, तो इसमें टू फेसेस हो गया इसमें, टू एंड्स बोलिए या फेसेस बोलिए इसको। एक क्या क्या फेस है हुआ, एक हो गया ट्रांस फेस, एक हो गया सिस, पहले सिस फेस हो गया सिस, एक को बोलते हैं ट्रांस। इन दोनों में क्या अंतर है इसको हम लोग देखते हैं। टू एंड जो हुए इसके, एक सिस हो गए और एक सिस फेस और एक ट्रांसफेट हो गए। तो सैक जो है फॉर्मिंग सिस, है ना, पहला वाला हो गया, यही जुड़ा रहता है। क्या होता है, सिस किससे जुड़ा रहता है, यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ट्रांस वाला जो फेज है ये वो मैच्योर फेज हो गया, ठीक है, जो आप बाद में देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये मैच्योर फेज जो हो गया, ये तो ये हो गया आपको, ये पहला वाला हो गया, ये सेक्स ओनली फेज मैच्योर थिक, एंड ये जो थिक है, ये जो देख रहे हैं आप ऊपर वाला जो है वो काफी थिक होता है, जबकि ये थीन स्ट्रक्चर होता है। कौन सा, सिस जो है ये थिन होता है, जो ईआर से जुड़ा हुआ है, और ट्रांस वाला जो मैच्योर है ये जुड़ा हुआ है बहुत सारे वेसिकल्स के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से कि हमारे प्रोटीन्स निकलते हैं वेसिकुलर फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये जो सिस जो है स्ट्रक्चर, इसका जो सिस है ये आप देखिए कॉन्वेक्स सिस है, जबकि ये ट्रांस है, ये क्या है, ये दिस इज कॉन्वेक्स। ये जो देख रहे हैं सिस का स्ट्रक्चर, सिस वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है ना।
और ट्रांस वाला इसका क्या हो गया, ये देखिए कॉन्वेक्स नजर आया आपको। ये देखिए ये जो था ना आपका वो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर जो था सिस स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसे करके बना हुआ है, इसी को ना कॉनकेव बोलते हैं। ये देखिए ये ऐसे करके नीचे से हम देख रहे हैं तो ये देखिए कॉन्वेक्स है कि नहीं है, ऐसे उठा हुआ है। जबकि ऊपर में जब जाते हैं हम लोग मैच्योर एंड पर जब जा रहे हैं फेस पर, वहां पर क्या है, ट्रांस जो है वो कॉनकेव हो गया, ऐसे गड्ढा नुमा बना हुआ है। ये उठा हुआ है तो ये हो गया कॉन्वेक्स, और वहां गड्ढा नुमा बना हुआ है तो वो हो गया कॉनकेव। ये क्या हो गया, मैच्योर फेस में हुआ, ये मैच्योर हो गया। ये थिक भी होता है, ये वाला जो होता है एंड जो होता है, जबकि उसका एंड क्या होता है, वो पतला एंड होता है उसका। ठीक है, मैच्योर एंड थिक है। और इसमें क्या है, उसमें देखिए बड बड करके वेसिकल सब निकल रहा है। ये जो गोल 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 देख रहे हैं ना, वो निकल रहा है। ये निकल करके जो है यहां से निकलेगा, बाहर आएगा। ठीक है ना, तो ये जो है ये जो निकल रहा है, किस एंड से निकल रहा है, ये हमको निकल रहा है ट्रांस एंड से निकल रहा है। ठीक है, देखिए आप डायग्राम में देखिए, आप यहाँ पर जो ट्रांस फेस जो है, ट्रांस फेस से देखिए कितने सारा वेसिकल निकल रहा है, नजर आ रहा है आपको वेसिकल निकलते हुए। ठीक है ना, तो सिस्टर्नी देख लिए, उसके बाद से ट्रांस सिस्टर्नी आपने देख लिया। बीच वाले को मेडियल सिस्टर्नी भी बोल सकते हैं। और जो निकला हुआ है सब सेक्रेटरी वेसिकल्स है ना। यही पूरा का पूरा ये पूरा गोल्जाई स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरह का ये होता है गोल्जाई बॉडी या गोल्जाई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मैच्योर फेस और ये समझ गए आप, है ना। अब क्या हुआ, सिस टू ट्रांस फेस बाय वेसिकल दैट हेल्प बडिंग फ्रॉम द सिस्टर्नल एज टू द नेक्स्ट सैक। अब ये जो होता है ना, पहले ये जो प्रोटीन जो बना, ये प्रोटीन सब जो है, ये आपको प्रोटीन आया इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। पहले किस में आएगा, सिस एंड पर आया, है ना, इस फेस पर आया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब फिर वहां से क्या हुआ, फिर ये ट्रांस एंड पर चला जाएगा। ठीक है ना, इसको इस डायरेक्शन में दिखाई तो आपको क्लैरिटी रहेगी। ER से आया इसमें प्रोटीन, और क्या हुआ, फिर ये यहां से कहां चला गया, ट्रांस एंड में चला गया। और ट्रांस एंड से जब निकला तो वेसिकल के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बज कर जाता है, बड निकलता है ना, बडिंग से बड्स ऑफ फ्रॉम द ट्रांस एंड, ट्रांस एंड से निकल करके गोल्जाई एपेंडिक्स से फिर ये बाहर आता है। ठीक है ना, अब इसके बाद फिर और इसका भी आगे का भी रोल बताएंगे कि वहां निकलने के बाद ये बडिंग ऑफ के बाद क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये जो है क्या हुआ, प्रोटीन कहां से ट्रेवल्स फ्रॉम, कहां से करता है भाई, पहले ये करता है सिस एंड, सिस एंड से किया, फिर कहां से आया, ये सिस एंड से आया ट्रांस एंड, ट्रांस फेस बोलिए या एंड बोलिए, जो बोलिए, फेस ही बोल दीजिए, ट्रांसिस फेस से सिस फेस से ट्रांस फेस में। और ट्रांस फेस क्या हुआ, बड ऑफ, ये बड बन के बाहर बाहर जो है निकल गया, कहां पर आ गया, बाहर, ये हो गया, ये फिर आ गया आपको यहां पर साइटोप्लाज्म में। ये इसका स्टेज हुआ, प्रोटीन का ट्रेवल प्लान क्या हुआ, सिस एंड से निकला, सिस एंड से भी गया ये ट्रांस फेस में गया, और ट्रांस फेस से बाहर फिर बर्ड के रूप में साइटोप्लाज्म में बाहर आया। अब हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं एक एक करके, थोड़ा और समझ में आएगा इसका फंक्शन क्या है। अब हम लोग देखते हैं ट्यूबुलर में क्या है, ट्यूबुलर में कुछ नहीं है, ये नेटवर्क हो गया। ये जो ट्यूब्यूल्स क्या है, ट्यूब्यूल्स इज ए नेटवर्क। जैसे ER में था, और ये क्या करेगा, सेल स्ट्रक्चर को हेल्प करेगा, है ना, स्ट्रक्चर बना के रखने में। नेटवर्क है कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, नेटवर्क का ट्यूब्यूल्स का ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और वेसिकल के बारे में हमने बता दिया, क्या हुआ, पेरिफेरल अकरिंग वेसिकल्स, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग वेसिकल को क्या बोलते हैं, चूंकि ये गोल्जाई से निकला हुआ इसलिए इसको बोलते हैं गोल्जाई वैक्यूल्स। तीनों चीज हुआ ना, आपने सिस एंड समझा, ट्रांस एंड समझा, फिर ट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, और फिर उससे बाहर जो निकल रहा है वो वेसिकुलर में गोल्जाई वैक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी इसके मूवमेंट के बारे में, प्रोटीन्स का जो ट्रेवल प्लान मैंने बताया था। अब जो हम लोग एक्चुअली इसको देखें कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, है ना, इसका प्रोसेस क्या है, इसको देखिए, बहुत ही बढ़िया डायग्रामेटिकली दिखा गया है। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। सिक्रीशन जो हुआ कैसे सिंथेसाइज हुआ, सिंथेसिस
एंड सेक्रेशन। ये गोल्जाई एपरेटस का इसमें रोल। इसमें देखिए एक्चुअल में जो आप बोले कि ये जो है ये हमारा ये कंप्लीट मेम्ब्रेन जो हो गया, ये जो हम लोग बोलते हैं कि ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कैसे है, इस डायग्राम में देखिए आपको पूरा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नजर आ रहा है। इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में? देखिए ये जो है सेल के अंदर में ये किनारे में जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस का फोटो देख रहे हैं आप, न्यूक्लियर पोर बने हुए हैं, उसके ऊपर एक माइटोकॉन्ड्रिया भी बना हुआ है जिसके बारे में आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है ना। अब आप आइए देखिए सारा एक साथ जो है को रिलेटेड फंक्शन कैसे है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है यहाँ पर, देखिए दाना दाना लगा हुआ, तो क्या हो गया, RER हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब देखिए उससे जो निकला वेसिकल निकला है वो देखिए जाके क्या हुआ, गोल्जाई apparatus में घुस रहा है, देख रहे हैं आपको। देखिए गोल्जाई apparatus में निकला जो सेक्रीशन निकला वो किस एंड पर जाएगा पहले बताइए आप? सिस पर जाएगा, ट्रांस पर जाएगा? पहले सिस एंड पर जाएगा, उसके ल्यूमेन में घुस जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए उससे सटा हुआ, देखिए गोल्जाई एपरेटस में घुसा और सिस एंड से देखिए ट्रैवल करते हुए चला गया ट्रांस एंड पर, और ट्रांस एंड से जो है बडिंग ऑफ फ्रॉम दैट एंड ये क्या होता है, अलग अलग वेसिकल के रूप में, सेक्रेटरी वेसिकल के रूप में ये बाहर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखिए छेद करके ये जो है बड के रूप में सेल से बाहर आ जाता है। इस तरह का सिचुएशन होता है बहुत सारा, जो अभी उसके बारे में बताएंगे आपको। तो वो जो है ये वाला जो हुआ ये आपका है ना, ये बाहर जो निकल रहा है इस प्रोसीज्योर में, तो इसको हम लोग जो है ये प्रोसेस हो गया, ये जो है आपका बाहर की ओर निकला है ना, ये एक्सो हो गया, और इंडो होता है जो कि अंदर में एक्शन करता है जिसे प्रोटीन की जरूरत है, दैट इज इनसाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस की क्रिया हुई और ये एक्सोसाइटोसिस से ये बाहर निकल गया। कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जिनकी जरूरत है बॉडी को, तो वो इंडोसाइटोसिस से इनगल्फ करके अंदर में रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिस पर हम लोग भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है ये सेक्रीशन का चक्र, इनका सिंथेसिस होना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां से निकल करके गोल्जाई एपरेटस में जाना, गोल्जाई एपरेटस से फिर वेसिकल में जाना, और वेसिकल से फिर देखिए यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाना। ये पूरी क्रिया आपको इसमें नजर आ रही है, और कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है ये सभी ऑर्गेनेल का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इस चित्र में, है ना। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका प्रोसेस यही हो गया, है ना। तो गोल्जाई ऑपरेटर्स का मेन फंक्शन बोला जाएगा कि क्या है, इस पर बराबर क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो उसमें आप लिखेंगे कि मेन फंक्शन इज, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जाई एक्सरसाइज is the packaging of materials to be delivered। इसका क्या फंक्शन हुआ ये देखिए आप, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जैसे पैकेट बनाते हैं, कोई भी सामान जब तैयार होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पैकेट बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं उसका। तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जो सामान कहाँ तैयार हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार हुआ, उसको पैकेट बनाने का काम जो है ये काम दिया गया है, भगवान ने दिया है इसको गोल्जाई एपरेटस को, कि वो गोल्जाई एपरेटस जो है क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स कर दिया, है ना, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड। दोनों मैंने बताया आपको, एक्सोसाइटोसिस भी होता है और इंडोसाइटोसिस भी होता है। तो क्या होगा, ये मटेरियल क्या करेगा, ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड, अब कहां पर रहेगा, टू बी डिलीवर्ड, ठीक है, टू बी डिलीवर्ड दो तरह का होता है, आइदर टू द इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही रहेगा, आइदर टू इंट्रासेलुलर, इंट्रा का मतलब क्या होगा, सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर हो गया, या इसमें क्या होगा, इंडोसाइटोसिस के थ्रू हुआ ये, ठीक है ना। इस तरह का टारगेट्स, और क्या हो सकता है, ये आउटसाइड भी जा सकता है, जैसा मैंने चित्र में यहां पर देख रहे हैं आप, और क्या हुआ, सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल। दो तरह की चीज हो सकती है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल जब कर देगा गोल्जाई ऑपरेटर्स, उसके बाद का अगला काम इनका यही रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया, किस फॉर्म में पैकेट होंगे, वेसिकल्स के फॉर्म होंगे, है ना। अब क्या होता है, पहले जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकला वेसिकल हो क्या गया, ER फ्यूज विद सिस फेस ऑफ गोल्जाई एपरेटस एंड मूव टुवर्ड्स मैच्योर फेस। अभी पहले भी आपको बता चुके हैं, क्या पढ़ा पहले, गोल्जाई से क्या बना, गोल्जाई एपरेटस से क्या हुआ, वेसिकल निकला, देख रहे हैं यहाँ पर आप,
उसे वेसिकल निकल गया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, ये गोल्जाई एपरेटस है नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ईआर से निकला ना ये देखिए ईआर से निकला पहले, ये देखिए ईआर से निकला, निकलने के बाद क्या गया, पहले सिस फेस में जाएगा, सिस फेस ऑफ गोल्जाई, गोल्जाई में चला गया। कौन सा, वेसिकुलर के, ये भी वेसिकल के रूप में ही जा रहा है, वेसिकल गोल गोल बना हुआ है, ये वेसिकल के फॉर्म में जा रहा है। उसके बाद क्या हो गया, ये ट्रांस में चला गया, ट्रांस फेस, मैच्योर फेज जिसको हम बोलते हैं। और ट्रांस फेज के बाद ये दोनों में से कोई भी एक क्रिया इसकी होगी, ठीक है ना, ये जो है उसके बाद ये जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जो यहां पर जो वैक्यूल में जो प्रोटीन जो बना है उसके मॉडिफिकेशन का काम करता है गोल्जाई एपरेटस, फाइन वर्क होता है उसका, इसी के लिए वर्ड कर दिया गया पैकेजिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं समझाने के ख्याल से। तो ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है जो है गोल्जाई एपरेटस, जो आपका मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है ना। तो ये जो है सो क्या करता है, ये जो है स्पेसिफिक ग्रुप का एडेड टू द प्रोटीन हियर एंड देन सेंड टू देयर प्रॉपर लोकेशन। ये करता क्या है कि स्पेसिफिक ग्रुप जो बच रहा है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन में किसी ग्रुप की कमी है, उस ग्रुप को ये ऐड कर देगा, मॉडिफिकेशन हुआ। तो इट मॉडिफाइज, व्हाट डज इट डू, इट मॉडिफाइज द, क्या हो गया, ये जो है ये जो प्रोटीन फ्रॉम ईआर जो आपको आया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वेसिकुलर फॉर्म में जो देख रहे हैं आप, उसको मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन का। तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या, उसमें क्या काम होता है मॉडिफिकेशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये जो है इसमें इसको स्पेसिफिक कुछ ग्रुप जो है उसमें ऐड कर देता है। इनका रोल क्या है, बहुत डिटेल आपको बता रहे हैं, गोल्जाई एपरेटस का रोल क्या हुआ, ये क्या करता है, इट एड्स स्पेसिफिक ग्रुप, प्रोटीन में जो लैक कर, जिसको जहां पर जरूरत है जिस ग्रुप की, उस तरह का ग्रुप इसमें ऐड करता है टू द प्रोटीन। यही रोल है इसका, सीस एंड पर आने के बाद ये स्पेसिफिक ग्रुप इसमें ऐड हो गया, तो ये इसी को बोलेंगे पैकेजिंग हो गया। अब ये बाहर निकलने के स्टेज में आ गया। हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या होता है, ऐसे गिफ्ट तो नहीं देते हैं, पैकेट बना के देते हैं। तो ये पैकेट बनाने का काम गोल्जाई एपरेटस को, पैकेट बनाने का मतलब क्या हुआ, ये मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हुआ, इसको हम लोग पैकेजिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एक और रोल है, ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को भी जो है इसके यहाँ ये जो है फॉर्मेशन में मदद करता है। इसका क्या रोल है, एक और ग्लाइकोप्रोटीन और क्या है, ग्लाइकोलिपिड। कभी कभी पूछ सकता है आपसे, ये दोनों चीजें जो हैं इनके क्या हुआ, सिंथेसिस में भी मदद करता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस में भी ये मदद करता है, इसका ये भी एक रोल है गोल्जाई एपरेटस का। तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और है, व्हाई दे आर क्लोजर टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज द प्रोटीन वेसिकल्स हैव टू मूव फ्रॉम ईआर टू सीएस फेस ऑफ गोल्जाई, इसलिए बगल में सटा हुआ रहता है, उसके सीएस फेस चला गया, वहां पर इसकी पैकेजिंग हुई। पैकेजिंग का मतलब क्या हुआ, एडिंग सम स्पेसिफिक ग्रुप टू द प्रोटीन, है ना। और फिर उसके बाद वहां से फिर ट्रांसफेस में गया, ट्रांसफेस से फिर ये बाहर निकलेगा। ये आप चित्र में भी देख रहे हैं, डायग्राम में पूरी तरह से इलस्ट्रेटेड है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑर्गेनेल, दैट इज लाइसोसोम। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड सेल ऑर्गेनेल के बारे में जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है ये, इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम्स, है ना। ये लाइसोसोम ये जो है ये क्या है, और इसका इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या रोल है ना। अब देखिए लाइसोसोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इसको किसने डिस्कवर किया था, कभी कभी पूछ देते हैं इसकी डिस्कवरी किससे की, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं। इनका साइंटिस्ट का नाम है डी ड्यूवे। ये इट वाज इन्वेंटेड इन 1955, ठीक है। अब लाइसोसोम को वर्ड को देखिएगा, लाइसो अभी बताए थे, लाइसिस के बारे में आपको बताए थे। लाइसोसोम किसके किन किन दो शब्दों से बना हुआ है इसमें, लाइसोसोम में बता क्या होगा, लाइसो का मतलब क्या होता है, लाइसो इसका मतलब होता है डाइजेस्टिव, और सोमा का मतलब क्या होगा, बॉडी, सोमा का मतलब क्या होगा, बॉडी होगा।
तो बॉडी के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हेल्प करता है। लाइसोसोम अपने अंदर में ऐसी चीजें रखता है जो क्या करता है, डाइजेशन में बहुत तरह से मदद करता है ना। ये भी क्या है, ये भी गोल गोल सा टीनी बाउंड स्ट्रक्चर है। इट इज ए छोटा सा स्ट्रक्चर है, टीनी, है ना। मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेनस है, इस टीनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। नोट करते जाइए इसको आप लोग, कुछ पॉइंट्स है जो लिखना बहुत जरूरी हो जाता है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर। वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, वेसिकल के रूप में है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और क्या है ये जो कॉन्टेंस, अब इसके अंदर में क्या रहता है, ये कॉन्टेंस, लाइसोसोम जो रहता है कॉन्टेंस क्या है इसमें, ये जो हाइड्रोलिटिक जो है इंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंजाइम्स, बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंजाइम्स, तोड़ने का काम करता है डिस्ट्रक्टिव इंजाइम्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेजेस बोलते हैं। इंजाइम का क्या नाम है, हाइड्रोलेज, ठीक है। ये हाइड्रोलेज इंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। हाइड्रोलेज इंजाइम इसके अंदर में रहता है और यह करता है केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन, तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना, ब्रेकिंग डाउन वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल। बहुत तरह के मटेरियल हैं, वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल। इसके अंदर जो हाइड्रोलेज इंजाइम है, डिस्ट्रक्टिव इंजाइम, इससे क्या होता है, बहुत तरह की वैरायटी ऑफ मटेरियल जिनको तोड़ने का काम करता है। इसका भी जो मेम्ब्रेन मैंने बताया था, मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये मेम्ब्रेन क्या है इसका मेम्ब्रेन भी होता है, कैसा होता है, इसका मेम्ब्रेन भी वही वाला होता है, यूनिट मेम्ब्रेन जो होता है, जिसको मेम्ब्रेन भी इसका यूनिट मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन में बताया। तो मेम्ब्रेन आपको सब जगह मिल रहा है, ठीक है ना, यूनिट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका कैसा शेप होता है, गोल गोल सा बताया मैंने, स्फेरिकल। ये साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, बाहर में आप देख रहे हैं शेप। ये छोटा छोटा सा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं, तो इसका साइज बहुत छोटा रहता है, इतना समझिए, इतना छोटा साइज का रहता है, 0.2 से 0.8 MU के अंदर में रहता है, इतना छोटा सा है ना। राउंड वैक्यूलर स्ट्रक्चर विच रिमेन्स फिटेड विद डेंस मटेरियल फाउंड टू कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ 40 एंजाइम्स। ये हाइड्रोलेज कितने होते हैं, इसका एंजाइम कितना है, 40 एंजाइम्स लगभग रहते हैं इसके, जो इसके अंदर में इस गोल गोल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब जो है इसका जो है, अब ये जो लाइसोसोम है कितने रूप में रह सकता है, काइंड्स ऑफ लाइसोसोम, काइंड्स ऑफ लाइसोसोम। एक तो लाइसोसोम जो पहला वाला है, इसको प्राइमरी बोलते हैं, है ना, प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तीसरा हो गया इसमें जो बचा हुआ रह जाता है, रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं इसको, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। लास्ट इज योर ऑटोफेजिक वैक्यूल, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, कैसे करता है ये, कैसे डिस्ट्रक्ट करता है ऑटोफेजिक वैक्यूल। तो ये 4 फॉर्म में जो है, प्राइमरी लाइसोसोम के रूप में, सेकेंडरी लाइसोसोम के रूप में, रेसिडुअल बॉडी के रूप में, या ऑटोफेजिक वैक्यूल के रूप में रह सकता है ना। ये जो है, ये क्या हुआ, ये न्यूली फॉर्म्ड, जो नया जो बना वो न्यूली फॉर्म बॉडी, वो लाइसोसोम को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी। ये जो गोल कहां से बना, ये याद कीजिए, गोल्जाई मेम्ब्रेन से।
ये पिंच टॉप, पिंच जैसे कहते थे बलून जैसे निकालते हैं बगल में हवा के बाद दबाइएगा तो क्या होगा, एक बाहर सा बर्ड निकल जाएगा। तो वो जो गोल्जाई पिंच ऑफ होता है, कहां से पिंच ऑफ हुआ ये, फ्रॉम गोल्जाई। अभी जो तुरंत पढ़े हम लोग, तो ये जो गोल्जाई का जो मेम्ब्रेन हुआ उसी में से ये पिंच ऑफ होके निकल गया, नया नया बना। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें जो है इंडोसोम फ्यूज विद प्राइमरी लेबल, इसमें दो चीज फ्यूज कर जाता है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। इंडोसोम जो है पहले से सेल में और प्लस लाइसोसोम के साथ आके मिल गया, लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, प्राइमरी, तब क्या हुआ, इसका नाम हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम नाम हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि जिस चीज को तोड़ना है वो भी इसमें आ गया, लाइसोसोम के अंदर घुस गया, तब क्या हो गया, ये मिक्स कर दिया लाइसोसोमल हाइड्रोलेज विद द इंजेस्टेड मटेरियल। क्या हो गया, इसमें मिक्स हो गया, मिक्स विथ क्या क्या चीज मिक्स हुआ इसमें, तो हाइड्रोलेज एंजाइम जो था इसमें, तो पहले से था ही हाइड्रोलेज एंजाइम इसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोलेज विथ मिक्स हाइड्रोलेम, अब प्लस क्या इसमें आ गया, जो मटेरियल को टूटना है ना, ये क्या हो गया आपको, इंजेस्टेड मटेरियल, जो मटेरियल लाया हुआ जिसको टूटना है इसको इंजेस्टेड मटेरियल। इसलिए इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं इसको, है ना। अब कुछ बॉडी ऐसा होता है जिसको कि टूटता ही नहीं है, रेसिडुअल ही रह जाएगा, कुछ बॉडी ऐसी भी होंगी सेल के अंदर में जो कि टूटेंगे ही नहीं, उस तरह के लिए जो है उसके लिए सिंपली नॉट डाइजेस्टेबल, है ना। सब्सटेंसेस में बी रिलीज फ्रॉम द सेल बाय फ्यूजन ऑफ द डाइजेस्टिव वैक्यूल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही एक्सोसाइटोसिस कर देता है रेसिडुअल बॉडी का। अभी जो मैंने आपको बताया ये सेल से बाहर निकाल देता है, वैसी चीजें जो है दिट इज सिंपली नॉट डाइजेस्टेबल, ये क्या है, कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं, लाइसोसोम के हाइड्रोलेज से भी नहीं, नॉट डाइजेस्टेबल। इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा सेल, नॉट इसको करे, ये एक्सोसाइटोसिस करके, एक्सोसाइटोसिस, और सेल के बाहर निकाल देता है। ये काम भी जो है एक इस तरह का भी लाइसोसोम होता है जिसका ये काम होता है, रेसिडुअल बॉडी को बाहर निकलना, विच इज नॉट डाइजेस्टेबल। कितना भी प्रयास कर ले लाइसोसोम अपने बहुत सारे एंजाइम्स को यूज कर ले, 40 तरह के एंजाइम उसमें रहते हैं, लेकिन उससे भी ये डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उस तरह के रेसिडुअल बॉडी को क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस से बाहर कर देता है ना। अब एक लास्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है साइटोलाइसोसोम्स बोलते हैं इसको, ऑटोफेजिक वैक्यूल को और क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोलाइसोसोम। साइटोलाइसोसोम का क्या काम है, बाहर में जो बॉडी, सेल में जो इधर उधर जो बॉडी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हमें खत्म कर देना है, डाइजेस्ट कर लेना है, तो वो इंडोसाइटोसिस के माध्यम से जो है इसको ये करता है। कैसे करता है, थ्रू इंडो, अब ये एक्सो था, ये हम लोग इंडोसाइटोसिस करते हैं। थोड़ा सा और इंडोसाइटोसिस को हम लोग समझते हैं। अभी इंडोसाइटोसिस होता कैसे है इसको देखिए तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग जो आपको बता रहे थे, देखिए फिर से इसको क्लियर कर दें आपको, प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट, कैसे बाहर होगा वो इंपोर्ट ऑफ मटेरियल, इसमें लाइसोसोम का क्या रोल होता है। जैसे आपको बताया मैंने कि दो तरह की प्रक्रिया हो गई, एक क्या हो गई, एक हो गई आपको एक्सोसाइटोसिस, अभी बताया आपको बाहर निकलने का, एक हो गया इंडोसाइटोसिस, दोनों यहां पर बताया आपको, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस, है ना। अब इसके नाम से ही आपको जैसे लग रहा है ना, एक्सोसाइटो इंडोसाइटोसिस, अब इंडोसाइटोसिस भी जो है दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, एक को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ये तो आप समझ गए हैं, एक्सो में क्या हुआ, बाहर निकाल गया, सेल वॉल टूट गया, तोड़ के बाहर फेंक देता है, निकाल देता है। वैसा मटेरियल जो रेसिडुअल मटेरियल बॉडी है मान लीजिए, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो ये देखिए एक्सोसाइटोसिस कर दिया, उसको निकल गया बाहर। लेकिन फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, यदि बड़ा बड़ा मटेरियल को खाना है, पचाना है, डाइजेस्ट करना है, ये बिग साइज में बिग मटेरियल यदि रहेगा, ये तो ये हो, उसको जब पचाएगा तो उसको कहेंगे फैगो। यदि ड्रॉपलेट्स में यदि मान लीजिए मटेरियल है, वाइल्ड ड्रॉप टाइप थिंग है, ये है, तो उसको हम लोग कहेंगे
उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, पूरे प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें कुछ होता ऐसा नहीं है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यही बॉडी है आपका, ठीक है ना, ये देखिए अब ये जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं आप, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम का जो है, ठीक है ना। यही बॉडी है, इसी को इसको पचाना है, ठीक है कि नहीं। जब पचाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर देखिए इस तरह का एक फिगर बन जाएगा ऐसे करके, ये देखिए इसमें आ गया, यहाँ पर बॉडी यहाँ पर आ गया जिसको पचना है। अब क्या करेगा, इसके बाद क्या करता है, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर फिर बन जाता है, क्योंकि इसको खत्म इनगल्फ करना है इसको अंदर। अब क्या हुआ, ये मटेरियल यहाँ पर आ गया इसका, ठीक है ना। अब फिर जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम क्या करता है, इसको ऐसे करके, ये वेवी स्ट्रक्चर है, ये अपने अंदर में ले लिया, और लेने के बाद क्या किया, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इसको खत्म कर पचा देते हैं पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, इसको जो है। तो ये जो मटेरियल हुआ, ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस। फैगो में क्या हुआ, बिग बड़े बड़े मटेरियल होंगे या ड्रॉपलेट्स में भी होंगे, लेकिन प्रोसीड्यूर सब में यही वाला होगा, इसी को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो ये जो हो गया आपको एक्स्ट्रा सेलुलर लार्ज एक्स्ट्रा डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस ड्यूरिंग। अब बहुत बार क्या होता है, ऐसा भी होता है कि देखिएगा बहुत स्टार्वेशन को, भूखे रह जाता है, तो बॉडी देखिएगा, बॉडी ऐसा सिस्टम बना रखी है कि वो जो स्टोर्ड फूड कंटेंट है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, उसको भी पचा लेती है। अब पचा कर क्या करती है, साइटोप्लाज्म को एंड सप्लाई करती है जा करके, फिर यहाँ पर एनर्जी की जरूरत है, एक्सट्रीम जरूरत है वहां पर। इसलिए लोग बोलता है कि करीब चालू भाषा में लोग बोलते हैं शरीर को गलाइए मत। क्या होता है, यदि आप कुछ खाइएगा नहीं, खाने रहिए, भूखे रहिएगा, स्टारवेशन कीजिएगा, तो बॉडी के अंदर में आपके पास प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट है, तो आप क्या करता है उसको, ये क्या करता है, लाइसोसोम जो है उसका रोल क्या हुआ, उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है जो बॉडी में मटेरियल है। देखिएगा स्किन सब लूज हो जाएगा, आपका बेली का साइज कम हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब वो वहां से लेकर के उस फूड मटेरियल को क्या करेगा, पचाने के बाद एनर्जी जो निकलेगी वो एनर्जी सप्लाई करेगा जहां पर एक्सट्रीम नीड है बॉडी को। तो एक बहुत बड़ा काम करता है, ये भी लाइसोसोम का एक रोल है ना। और क्या करता है, ये जो है सेल ऑर्गेनेल बहुत सारा टूट गया मान लीजिए, है ना, तो सेल ऑर्गेनेल टूटा फूटा हुआ सेल के अंदर में पड़ा हुआ है, उस सबको भी खत्म कर देगा ऑटोफेजी कर करके, ठीक है कि नहीं। और क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है। और क्या करता है, ये जो है माइटोसिस में सपोज टू इनिशिएट माइटोसिस, इसका ये भी रोल है। तो 3-4 रोल इसका इंपॉर्टेंट रोल आपने देख लिया। पहला क्या हो गया इसका रोल, लाइसोसोम का फंक्शन देखा आपने, जैसे एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं आपको। पहला वाला क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर वाला जो था ये एक्स्ट्रा सेलुलर था, देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर, ये इंडोमाइटोसिस से कर लिया, ठीक है, अभी जो बताया आपको मैंने तुरंत, इंडोमाइटोसिस। दूसरा क्या करता है वो, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, वो स्टारवेशन वाले में जो बताया, स्टारवेशन के केस में है ना, इसमें क्या करता है, प्रोटीन या मान लीजिए फैट या मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, इन सब को भी डाइजेस्ट करके क्या करता है, एनर्जी तैयार करता है, एनर्जी भेजता है जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे एनर्जी चली जाती है। फिर तीसरा क्या है इसका, ऑटोलाइसिस भी करता है, तोड़ता का जो है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में क्या हुआ भाई, ये जो है ये क्या करता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स जो खराब हो गए, टूटे हुए पुराने जो सेल ऑर्गेनेल हो गए, उनको क्या करता है लाइसोसोम, क्या करता है, इसको भी डाइजेस्ट कर लेता है। वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, वेरियस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, इनको भी ये पचा लेता है, ठीक है, ये भी हुआ। अच्छा, सेल के बाहर का जो हुआ है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो बताया आपको, उसको भी डाइजेशन का काम करता है, ठीक है ना। और कभी कभी इसमें देखा गया है ये इनिशिएट करने को एक्स्ट्रा रोल भी है इसका, इनिशिएट्स क्या हो गया, माइटोसिस इन सेल, माइटोसिस को इनिशिएट करने में भी इसके एंजाइम्स का रोल है। ये नया इधर रिसेंटली पता चला है, इसलिए इसका रोल मैंने बता दिया आपको, इनिशिएट्स माइटोसिस इन सेल, ये इसका जो है ये एक काम है लाइसोसोम का। तो इतने तरह से लाइसोसोम एक्ट करता है
या इंडोसाइटोसिस करके या एक्सोसाइटोसिस करके, जहाँ भी नेचर को जरूरत है, रेसिडुअल बॉडी को जो है बाहर निकाल देता है, ऑटोफेजिक भी करता है, इस तरह की चीजें जो हैं डिटेल में हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में जाना। लाइसोसोम का ऑरिजिन कहाँ से हुआ बताइए? प्राइमरी ये निकला कहाँ से? न्यूली फॉर्म जो कहाँ, यही गोल्जाई मेम्ब्रेन से वहां से निकला था, ठीक है ना। तो ये जो गोल्जाई मेम्ब्रेन से निकला था वही इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्या हुआ, इस सिस्टम का ये क्या हो गया, पार्ट हो गया, दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, गोल्जाई मेम्ब्रेन से निकला है ना। अब इसके बाद लास्ट हम लोग एक वैक्यूल के बारे में भी जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत जो लास्ट ऑर्गेनेल जिसके अभी हम लोग बात कर रहे हैं, चौथा है ना, दिस इज साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं, है ना, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स। हम लोग अब इसके बारे में बात करते हैं कि वैक्यूल आपने देखा होगा, बताया मैंने, जब प्लांट सेल का मैंने आपको पूरा डायग्राम बताया था, इतना बड़ा सा उसमें वैक्यूल था। एनिमल सेल में वैसा नहीं पाया जाता है। तो ये जो है आपको, ये जो है ये क्या है, नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया में रहता है, इन साइटोप्लाज्म। ये याद रखना, जहां पर साइटोप्लाज्म नहीं है, कहां पर रहता है ये, नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया, ठीक है ना, इन नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया में हो गया, ठीक है कि ना। अब यदि हम देखें कि प्लांट सेल में जो था, प्लांट सेल का जो होगा आपको वैक्यूल, है ना, प्लांट सेल, इसका वैक्यूल कैसा था, बहुत बड़ा सा, याद कीजिए आप, जो सेल हमने वैक्यूल जो बताया था, इसके वैक्यूल में क्या होता है, बाउंड बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किससे बाउंड रहता है, ये घिरा रहता है किससे, बाउंड बाई सेमी परमिएबल में, जैसे आप देखे थे पहले भी, परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट इधर क्वेश्चन भी आया हुआ है आप लोग को, टोनोप्लास्ट बोलते हैं इसको। यदि प्लांट सेल है बाउंड बाई सेमी, बड़ा ही बड़े साइज का जो वैक्यूल नजर आ रहा है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं रहता है इसके पास, इसके बाहर साइटोप्लाज्म होगा लेकिन अंदर में नहीं होगा, ठीक है, इसलिए नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया में हो गया। और जो है ये क्या है, एनिमल सेल क्या है, इट इज बाउंड बाय लिपोप्रोटीन, जबकि एनिमल सेल का छोटा छोटा रहता है वैक्यूल मिलेगा। एनिमल सेल में क्या होगा, इट इज बाउंड बाय लिपोप्रोटीन, ये लिपोप्रोटीन का बना हुआ रहता है ना, जबकि सेमी परमिएबल वो उसमें रहता है, प्लांट के केस में रहता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये जो है ये भी क्या है, नॉन प्लाज्मिक एरिया में क्या है, दिस इज ऑल्सो क्या है, ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सपैंडेड फॉर्म है, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन में लगा है। इट इज एक्सपैंडेड बोलते हैं इसको, एक्सपैंडेड फॉर्म, है ना, इट इज एक्सपैंडेड ईआर, इसलिए मेम्ब्रेन सिस्टम का ये पार्ट है, ये एक्सपैंडेड ईआर हो गया, ठीक है। तो प्लांट सेल में कैसा वैक्यूल देखेंगे, एनिमल सेल में कैसा देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब वैक्यूल जो है कितने तरह के हो सकते हैं, इसका टाइप्स देखिए, टाइप्स, है ना। पहले वाला जो वैक्यूल उसको सैप वैक्यूल बोलते हैं, सैप, इसके अंदर में सैप रहता है भरा हुआ, ठीक है ना। दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तीसरा जो वैक्यूल हो गया, ये भी मिलता है आपको, ये फूड वैक्यूल्स हैं। और लास्ट जो वैक्यूल है दैट इज एयर वैक्यूल, इस एक ऐसा भी वैक्यूल होता है, किसी भी टोटल सेल में इतने ही तरह के कुल आपको वैक्यूल मिलते हैं, एयर वैक्यूल, ठीक है। अब जो सैप वैक्यूल में क्या होगा, उसमें जो है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल सॉल्ट भरा रहता है, न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल सॉल्ट,
एंड न्यूट्रिएंट रहता है बराबर। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो है जो एक्वाटिक एनिमल्स में देखा, जैसे पैरामीशियम में जैसे एग्जाम्पल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। पैरामीशियम का नाम सुना है आपने? लोअर एनिमल्स में क्या होता है? पैरामीशियम बॉडी का जो है, ये जो है ऑस्मोटिक रेगुलेशन में मदद करता है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन बोलते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो फट जाएगा ना एनिमल जो है, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रहता है, वो मैनेज करता है, ज्यादा वाटर लेवल हो गया इनसाइड द बॉडी तो उतना पानी को बाहर निकाल देगा, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रहते हैं उसमें, पैरामीशियम में आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आपको ये क्या किया, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का काम करता है। इसको पानी को रेगुलेट करने को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसे एक्सक्रीटा भी निकलता है, ये जो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से। ये पैरामीशियम एनिमल का नाम हो गया ना, पैराम लोअर एनिमल का, उसमें आपको मिलेगा। अच्छा, एक फूड वैक्यूल मिलता है जिसमें क्या होता है, अपना डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स रखे रहते हैं। जैसे अभी एक वैक्यूल वहां हम पढ़े थे, ये फूड वैक्यूल क्या हुआ, इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम रहता है, डाइजेस्टिव इंजाइम जो कि पचाने का काम करता है। जो भी खाना आप खा रहे हैं तो खाना पचेगा कैसे, इसके लिए फूड वैक्यूल चाहिए। डाइजेस्टिव इंजाइम्स फॉर क्या हो, कौन सी के लिए? फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट जो है जो खाने के, जैसे प्रोटीन, फैट, लिपिड जो भी आप ले रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, उनको पचाने के लिए जो है इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं जिनको पचाने में मदद करते हैं। उस तरह के वैक्यूल को फूड वैक्यूल बोलते हैं। अब आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखिएगा, एयर वैक्यूल आपको पढ़ाए थे, प्रोकैरियोटिक, याद कीजिए आपको, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, यूकैरियोटिक में नहीं मिलता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। उसमें क्या काम था प्रोकैरियोटिक सेल में, ये हमने बताया था आपको कि एयर वैक्यूल अंदर में जा रहा है। क्या करता है एयर वैक्यूल, हवा भरने से क्या होगा, क्योंकि ये पानी में डूब नहीं जाए इसलिए क्या करता है, बायंसी करने के लिए वो सब तैर के ऊपर चलाता है। इसके अंदर में तैरने का कोई मैकेनिज्म है नहीं, तो यह करती है जो गैस इसमें भरे रहते हैं, है ना, स्टोर्स मेटाबॉलिक गैसेज, और बायंसी, बायंसी बोलते हैं उछाल करके पानी के ऊपर ले जाना। इसका क्या काम है एयर वैक्यूल का? फॉर बायंसी, है ना, इसको बोलते हैं फॉर बायंसी। वो ऊपर की ओर पानी के नीचे सतह से ऊपर को लगा, चूंकि उसके अंदर में एयर वैक्यूल भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें गैसेस भरी हुई हैं। क्या है? मेटाबॉलिक गैसेस रहती हैं इसमें। क्या रहती हैं? मेटाबॉलिक गैसेस। तो गैसेस, ये हम लोग जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े थे तो आपको बताया था कि मेटाबॉलिक गैसेस रहती हैं। तो इससे जो है हम आपको, इससे क्या होता है, ये सेल्स जो हैं ऊपर की ओर चले जाते हैं, बॉयंसी में आ जाती है, ये पानी से ऊपर की ओर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यही, दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जो हमने बात किया अभी, तो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 तरह के हमने आपको सेल ऑर्गेनेल के बारे में आज विस्तार से बताया। द फर्स्ट वाज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। The second was Golgi apparatus, the third was lysosome, and the last is cytoplasmic vacuoles. अब हम लोग जरा इसके क्वेश्चन आंसर को देखें। देखिए इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं रिसेंट 2024, 2023, 22, 20, मैंने कोई ऐसा साल ही नहीं है 2-4 क्वेश्चन इस पर, इन सेल ऑर्गेनेल्स पर नहीं आया हूं। हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन को अभी एक्सरसाइज करेंगे, इनके बारे में क्वेश्चन एंड आंसर इनका देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी देखेंगे कि इंडो मेम्ब्रेन, क्वेश्चन एंड आंसर ऑन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, इसको देखिए तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको रिवाइज करना, इनको रिग्रेस एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए 23 में, ईयर 23 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू गोल्जाई apparatus। अभी तुरंत हम लोगों ने किया है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है इसमें, इट इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। दूसरा है, इट इज प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP।
तीसरा इट मॉडिफाइज प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम ऑन ER। चौथा इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। चौथा इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल, फिफ्थ इज मैकेनिकल सपोर्ट। अब इसमें बोल रहे हैं अप्रोप्रिएट आंसर देने के लिए BNC, ANC, AND एंड DNE, है ना। तो इसमें जो फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर विल बी बी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये पहला तो इंपॉर्टेंट रोल इसका ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में आप जानते हैं, है ना। और दूसरा रोल इसका क्या है, ये मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन जो आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अभी तुरंत हमने आपको बताया। तो इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। तो द आंसर विल बी बी, है ना। ANC जो है इसके स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोल रहा है, आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम। अभी जो मेम्ब्रेन सिस्टम है मैंने आपको 4 ऑर्गेनेल के बारे में बताया है, तो बोलते हैं कि नहीं वो उसका पार्ट नहीं है। कौन कौन नहीं है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स एंड पेरोक्सीसोम्स, ये इतना दे दिया। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई जो नए नए ऑर्गेनेल हैं जो इसका पार्ट है ही नहीं मेम्ब्रेन सिस्टम का। तो इसमें द करेक्ट आंसर इज, जिसमें A हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं है इसका पार्ट। C क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये भी इसका पार्ट नहीं है। और E क्या है, पेरोक्सीसोम, ये भी इसका पार्ट नहीं है। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी जो आप देख रहे हैं, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। गलत बोल रहा है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट क्या है, RER हैज राइबोसोम अटैच्ड टू द ER, बिल्कुल सही है। SER हैज इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, ये भी बिल्कुल सही है ना। और इसके बाद से इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट, ये बिल्कुल गलत बोल दिया, RER प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। और SER आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, ये भी सही है। तो इस हिसाब से SER का रोल बताया था ना, स्मूथ इंट्रोमिनेटेड, वहां पर लिपिड होता है। तो ये जो उस हिसाब से जो इसमें इनकरेक्ट हुआ, दैट इज C हो गया इसका, है ना। तो द आंसर विल बी C, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the organelle that are included in the endoplasmic इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वही चीजें अभी तुरंत जो पूछा था, रिपीट क्वेश्चन है ना। तो इसमें बाकी चीजें डाल रखी हैं, लेकिन इसका आंसर C होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। 4 अभी तो हम लोग चारों पढ़े हैं, वही चारों का नाम दिया हुआ है। तो ये द आंसर विल बी C। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell। अभी तुरंत हम लोगों ने बताया कि ये दोनों का नाम लिखा था कि जो है ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड बनते हैं कहाँ पर, तो गोल्जाई बॉडीज में बनते हैं, अभी हमने देखा था। तो गोल्जाई apparatus विल बी द करेक्ट आंसर, सो आंसर विल बी C, गोल्जाई बॉडीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोल रहा है, बस जो स्टेटमेंट है जिसमें एक जो है करेक्ट नहीं है। पहला है लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तीसरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें जो है नीचे वाले तीनों B, C और D तीनों करेक्ट हैं, और गलत क्या हो गया, लाइसोसोम तो ऐसे नहीं बनता है, पैकेजिंग इन द इंडोप्लाज्मिक बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग नहीं किया जाता है लाइसोसोम का, इसीलिए जो है ये गलत आंसर हो गया। इसलिए इसको ये जो है इसका आंसर होगा A होगा इसको, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इसमें नहीं हुई। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मैचिंग दिया हुआ है इसमें, A एंड B में दिया हुआ। कॉलम A में क्या क्या है, गोल्जाई है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, राइबोसोम है। और इधर वाले ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 7 में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रैप, वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड डाइजेस्टिव बायोमोलिक्यूल्स। अब इसमें सब आपको पता है। ग्लाइको ऑपरेटर अभी तुरंत बताया कि गोल्जाई में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, अभी पिछले क्वेश्चन ने पूछा था, इससे रिलेटेड है। लाइसोसोम क्या है, तो ये डाइजेशन से मतलब है, डाइजेस्टिव बायोकेमिकल होगा। वैक्यूल का क्या काम है भाई, तो ट्रैप, वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो भी अभी देखा आपने वैक्यूल्स का। और राइबोसोम का क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो गया। तो उस हिसाब से इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है A आ रहा है, जिसमें कि A में 3, B में 4, C में 2 और D में 1 है। तो ऑप्शन विल बी A। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज गोल्जाई कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन।
अभी तुरंत हमने देखा गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का पूरा रोल देखा, उसका डायग्राम देखा, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। फैटी एसिड ब्रेक डाउन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल एंड फॉर रेस्पायरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये सब गलत ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, अभी हमने देखा है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ इंडोप्लाज्मी। आर में जो है जो चीज नहीं होता है रफ इंडोप्लाज्मी, याद कीजिएगा, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस तो होता ही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस तो प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड तीनों स्टेप हैं। ये तीनों दे दिया। लास्ट लिखता है फॉस्फोलिपिड बनना, ये बिल्कुल गलत है, फॉस्फोलिपिड आर में नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया, ये डी हो जाएगा इसका, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ए सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं 40 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें किसमें पाए जाते हैं भाई, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये माइक्रोसोम और राइबोसोम एंड मेसोसोम नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ए, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन रहता है। सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन सा है, लाइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन है, जबकि लाइसोसोम में सिंगल होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्जाई कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल, अभी हम लोग ने मेजर रोल गोल्जाई कॉम्प्लेक्स का सब फंक्शन पढ़ा है। अभी पहला बोलता है मेजर रोल में एनर्जी ट्रांसफर, दूसरा बोलता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जो हम लोग अभी बात जो कर रहे थे पैकेजिंग की बात है ना, एंड ट्रैपिंग ऑफ द लाइट, ये भी गलत है, डाइजेस्टिव प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर गोल्जाई का क्या होगा, बी होगा, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जो हमने कहा था कि इसमें ऐड कर दिया जाता है एक चेन को, तो ये काम करता है गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। द करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, द इंपॉर्टेंट साइट, जगह कौन सी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है। जब हम जानते हैं कि गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है, तो वैक्यूल नहीं होगा, प्लास्टिड नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, बल्कि गोल्जाई apparatus विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, ये देखिए इसमें फिर वही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को रिपीट किया रहा है गोल्जाई के बारे में। गोल्जाई apparatus इज एब्सेंट इन, कहाँ गोल्जाई नहीं मिलता है, हम लोग प्रोकैरियोट में पढ़े हैं कि नहीं मिलता है, हायर प्लांट में मिलता है, ईस्ट में मिलता है ना, बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी में गोल्जाई apparatus नहीं मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ठीक है। ये 1993 का क्वेश्चन है एग्जाम का। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है हम आपने को बताया था कि जो नाम साइंटिस्ट ने लगा था एपरेटो रेटिकुलरे, इस किसमें होता है, एपरेटो रेटिकुलरे किसको कहा गया था, उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, तो ये गोल्जाई apparatus को ही कहा गया था, इसका नाम वहां पर कहा था उन्होंने। तो इसका आंसर ए होगा, गोल्जाई apparatus, इंडो ER नहीं होगा, माइक्रोफिलामेंट नहीं होगा, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा। ये 1992 का क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग ने करीब 15 क्वेश्चंस हमने अभी देखे हैं, ये सब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड है। और भी क्वेश्चंस आपके पास हों तो आप कमेंट कॉलम में डाल सकते हैं, सबका मैं आपको रिप्लाई दूंगा, है ना। और ध्यान से पढ़िए, बड़ा लेटेस्ट टॉपिक है, ये मॉडर्न साइंस है, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पर आ रहे हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम लोग फिर अब क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के रोल के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से, इन ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।